हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। सो फ्रेंड्स, हमने क्लास 11th के रसायन विज्ञान के द्वितीय अध्याय परमाणु संरचना को शुरू किया था और उसमें हमने निम्न टॉपिकों को कवर कर दिया है। जैसा कि आप जानते हो, हमारी पिछली टॉपिक थी जाल डाल्टन तथा थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रदरफोर्ड का सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रदरफोर्ड का सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्या था और इसके आधार पर उन्होंने किन किन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था और उनकी कमियां क्या थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन। तो जो प्रकीर्णन हो रहा है वह सोने की पन्नी पर हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? तो वह अल्फा कण द्वारा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं कि अल्फा कण क्या होते हैं। तो जो अल्फा कण होते हैं वह हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। इनका द्रव्यमान 4 और इनका परमाणु क्रमांक 2 होता है। और जैसा कि आप जानते हो कि हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 2 होता है तथा परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड अपने सहायकों एच गीगर और ई मॉर्सडेन के साथ सोने की 0.0004 सेंटीमीटर या -4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करा के निम्न सिद्धांतों को निकाले या प्रस्तुत किए। सो फ्रेंड्स, सन 1911 ईस्वी के करीब रदरफोर्ड अपने दो साथियों एच गीगर और ई मार्सडेन के साथ सोने की पतली पन्नी, जो पन्नी थी सोने की, वह -4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पतली थी और उसी पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराया। और बौछार कराने के उपरांत उन्हें निम्न बातों का ज्ञान हुआ। सो फ्रेंड्स, पहली जानकारी उन्हें यह प्राप्त हुई कि जो अल्फा कण सोने की पन्नी के बीच में थी वे उससे टकराकर पुनः वापस आ गई। यानी जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई तो जो अल्फा कण सोने की पन्नी के बीच में थी वे उस बीच वाले भाग से टकराकर पुनः वापस आ गई। तो चलिए इस घटना को फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सोने का परमाणु है और ये जो बीच वाला भाग है यह नाभिक है और ये जो ग्रीन लाइनिंग आपको दिखाई दे रही होंगी यह अल्फा कण है। ठीक, तो जो अल्फा कण सोने की पन्नी के मध्य थी वे इस मध्य वाले भाग से टकराकर पुनः वापस चली गई। यानी बीच वाले भाग में कुछ अवरोध होगा, तभी तो यह इसे क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। यह जो बीच वाला भाग है यह कठोर होने के साथ साथ धन आवेशित है। इसके कारण ही जो अल्फा कण है इसे पार नहीं कर पा रही हैं और इससे टकराकर पुनः वापस चली जा रही हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो परमाणु का मध्य वाला भाग होता है वह धन आवेशित होने के साथ साथ कठोर होता है। दूसरी जानकारी उन्हें यह प्राप्त हुई कि जो अल्फा कण सोने की पन्नी के बीच से थोड़ा किनारे पर थी वे अपने मार्ग से विचलित हो गई। यानी जो अल्फा कण सोने के मध्य वाले भाग से थोड़ा किनारे पर थी वे कुछ दूर जाने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो गई। जैसा कि आप देख सकते हो कि यह नाभिक है और नाभिक के थोड़ा किनारे वाली जो अल्फा किरण है यह कुछ दूर जाने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो गई है। आप दोनों साइड देख सकते हो, कुछ दूर जाने के पश्चात यह अपने मार्ग से विचलित हो गई है। निष्कर्ष निकला, इससे यही निष्कर्ष निकला कि परमाणु में धनावेशित नाभिक बहुत कम जगह में होता है। यदि यहाँ पर भी नाभिक होता तो ये जो अल्फा किरण है यह इससे टकराकर ये भी पुनः वापस चली जाती। तीसरी जानकारी उन्हें यह प्राप्त हुई कि जो अल्फा कण सोने की पन्नी के एकदम किनारे पर थी वे अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे चली गई। जो अल्फा कण सोने की पन्नी के एकदम किनारे पर थी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई, सीधे चली गई। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ खाली स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगाते हैं। तो इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो अब चलिए जानते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या था और उनकी कमियां क्या थीं। इनका पहला सिद्धांत है कि परमाणु अति सूक्ष्म गोल आकार कण होते हैं, यानी परमाणु बहुत ही छोटे गोल आकृति के कण होते हैं। अपने दूसरे सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि इसके बीच में कठोर धनावेशित नाभिक होता है, यानी इसके मध्य वाले भाग में कठोर और धनावेशित नाभिक स्थापित है, उपस्थित है। अपने तीसरे सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थापित होता है, यानी परमाणु में उपस्थित समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही उपस्थित होता है या स्थापित होता है। ठीक। अपने चौथे सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, अर्थात इसमें ऋण आवेश तथा धनावेश का मान बराबर होता है। हम विद्युत उदासीन उसे ही कहेंगे जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों का मान आपस में बराबर होता है, उसे ही हम विद्युत उदासीन कहेंगे। ठीक। अपने पांचवें सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर लगातार घूमते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ खाली स्थान है, उस खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो वही हमारा सिद्धांत है कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर लगातार घूमते हैं। अपने छठे और महत्वपूर्ण सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश तथा परमाणु के नाभिक पर धनावेश होता है, इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचता है। फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, क्योंकि यह अपकेंद्र बल के कारण संतुलित होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश यानी माइनस चार्ज होता है और परमाणु के नाभिक पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है और नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित नहीं होता, क्योंकि यह अपकेंद्र बल के कारण संतुलित होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अपकेंद्र बल होता क्या और एक कार्य कैसे करता है। तो सपोज करिए कि ये एक परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक, क्योंकि हमें पता है कि परमाणु के नाभिक पर प्लस चार्ज होता है और ये जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और नाभिक पर प्लस चार्ज, और हमें पता है कि विपरीत चार्ज के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है और समान चार्ज के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और फिर भी इलेक्ट्रॉन इसमें समाहित नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अपकेंद्रण बल है यह परमाणु के बाहरी ओर कार्यरत है। यानी अपकेंद्रण बल भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और नाभिकीय बल भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो दोनों बल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और दोनों बल एक समान बल के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान पर स्वतंत्र रूप में चक्कर लगा पा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, रदरफोर्ड एक समृद्ध और विश्वसनीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने काफ़ी हद तक परमाणु के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा उस पर अध्ययन करने के दौरान कुछ उसमें कमियां उत्पन्न हुई। वे कमियां निम्न हैं। चलिए उन कमियों को देखते हैं और जानते हैं वे कमियां क्या थी। इनके परमाणु मॉडल में दो निम्नलिखित कमियां सामने आई। उनकी पहली कमी थी कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि इनके परमाणु मॉडल देने के कुछ समय उपरांत ही मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने ऊर्जा गतिकी नामक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित या विद्युत आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर गति करने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंत में धीरे धीरे नाभिक के करीब होगा और नाभिक में समाहित हो जाएगा, नाभिक में समा जाएगा। एक बार और समझिएगा कि मैक्सवेल के अनुसार कोई भी विद्युत या ऋण आवेशित कण यदि वह गतिशील है, गति कर रहा है, तो वह गति करने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा।
ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंत में नाभिक के करीब होगा और नाभिक में समा जाएगा। तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों तरफ खाली स्थान है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। यदि इसकी तुलना हम मैक्सवेल के गतिकी सिद्धांत से करें तो जो इलेक्ट्रॉन है यह गति करने के उपरांत ऊर्जा को सर्जन करेगा और अंत में धीरे धीरे नाभिक के करीब होगा और इस नाभिक में समा जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक। इनकी दूसरी बड़ी कमी यह थी कि रदरफोर्ड परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। क्लास 10th में आपने प्रिज्म चैप्टर में पढ़ा था कि जब सूर्य की श्वेत किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इस 7 रंगों के क्रम को हम विबग्योर के क्रम में रखते हैं। वोलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड विबग्योर के क्रम में रखा जाता है और इस 7 रंगों की पट्टी को ही हम स्पेक्ट्रम पट्टी या स्पेक्ट्रम रेखा लाइन कहते हैं। ठीक। तो जो श्वेत किरण यानी सूर्य की किरण, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूर्य है वो लगातार ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, इसलिए जो स्पेक्ट्रम पट्टी जो बन रही है वह लगातार है, इसका क्रम गड़बड़ा नहीं रहा है। यदि हम सूर्य की तुलना इलेक्ट्रॉन से करें तो सूर्य भी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है चक्रण के दौरान। तो जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रिज्म से गुजारा गया तो उसकी जो स्पेक्ट्रम रेखा बनी, स्पेक्ट्रम लाइन बनी, वह रेखीय बनने लगी, यानी उसके बीच में गैप उत्पन्न होने लगा। तो यह भी एक बड़ी कमी सामने आई, क्योंकि जो श्वेत किरण थी उसकी स्पेक्ट्रम लाइन सतत बन रही थी लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम लाइन रेखीय बनने लगी। तो ये थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। आशा करता हूँ आपको एक वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।